दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरज पथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल बिहार बोर्ड का मैट्रिक है ना जी, जिसको हम लोग पिछले दो चैप्टर को मैंने हल कर दिया। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा बहुपद का मैंने सॉल्यूशन दे दिया हूं। अगर आप अभी तक पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर वास्तविक संख्या और बहुपद का यानी दोनों चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे प्ले लिस्ट में इस चैनल के माध्यम से और उसमें खोलिए। उसमें मैंने लिखा हूं क्या, क्लास 10th का मैथ 2023 ऑब्जेक्टिव, तो उसको मैंने हम लोग कवर करने हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच गए हैं, यानी कि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। कितने? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। और आज इसमें जितने भी को ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ाने से पहले मैंने शुरू में ही बोला था कि जो भी मैं ऑब्जेक्टिव आप लोग को पढ़ाऊंगा उसके पहले मैं आप लोग के कॉन्सेप्ट 5 मिनट दूंगा, इसके बाद मैं अपने सवाल पे आऊंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भैया तो आपसे सवाल बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि पहले कॉन्सेप्ट को कवर कीजिए, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव अपने आप कवर हो जाएगा। तो चलिए लेट न करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, तो यहां मैंने कुछ लिखा था पहले से और इसी को मैं समझाऊंगा, फिर इसके बाद आगे बात करूंगा। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसको समझ लीजिए क्या है, कैसे होगा। देखिए समीकरण ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, ए समीकरण ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, जहां a b तथा c, यहां a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और a और b नॉट इक्वल टू 0, मतलब a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। कहने का मीनिंग अब इसको समझिएगा ढंग से। ये जो समीकरण यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0, ये भैया एक चर वाला का कि सवाल हम लोग को बोला है चैप्टरे पढ़ना है क्या कि दो चर, तो चर उसको कहते हैं जो ABCD के अक्षर लगे होते हैं। तो देखिए x और y यहाँ पे दो चर बना और बोला कि जहां a b तथा c वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो इन्हीं दोनों में से कोई a b और c के मान होंगे, इन्हीं में चाहे तो परिमेय संख्या होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे मैंने अभी एक चर वाला, क्यों? क्योंकि x का मान यहाँ पे 1 है, x का मान 1 है, y का मान भी यहाँ 1 है, ठीक है। इसलिए इसका घात 1 है, इसलिए हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। लेकिन चैप्टर में युग में दिया है और युग में के मतलब होता है जोड़ा। तो पहले हम रैखिक समीकरण वाला पे बात करेंगे और युग वाला पर पीछे बात करेंगे। तो देखिए कहा था कि a b c वास्तविक संख्या हो जहां a b बराबर नहीं होगा 0। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 लीजिएगा तो a का मान 0 रखेगा तब पूरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो केवल b और y प्लस c बचेगा, जो दो चर बनेगा नहीं। अगर b का मान 0 लेते हैं तो वही हाल होगा, e पूरा 0, p वाला केवल बचेगा जो कि दो चर नहीं बनेगा। c तो अचर संख्या है जी, अचर पद है ना। चलिए तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इस रूप में जहां समीकरण आपको दिखाई देगा जहां की a b c वास्तविक संख्या, तो आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण खाली कहेंगे, युग में नहीं बोलेंगे। और इसको मैंने नोट में यहां से लिख दिया हूं, यहां से सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। क्या पूछे जाते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, ये आपको याद करना है। कैसे अनंत हल होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूं तुरंत। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल मतलब कि अनेक हल होते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए समीकरण है ax प्लस के by प्लस के c बराबर में 0, बराबर में 0। जैसे जैसे यहाँ पे आप अपना मन से x का मान रखिएगा वैसे वैसे y का मान निकलते जाएगा। x बराबर 1 लीजिएगा तो y के मान कुछ और आएगा, मान लीजिए कि y के मान 3 आ जाएगा। x के मान लेते हैं अभी
x के मान मानिए कि 2 रखिएगा तो y के मान फिर कुछ आएगा, x के मान 3 लीजिएगा तो y के मान कुछ आएगा, और जैसे जैसे x का मान रखते जाइएगा वैसे वैसे y का मान अलग अलग आते जाएगा, और इसकी कोई संख्या की लिमिट नहीं है। आप जितना बार x के रखोगे उतना बार y का भी वैल्यू आते जाएगा। तो इस क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। यही याद रखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। कब? जब दो चर रहेगा रैखिक समीकरण तब, मतलब कि एक समीकरण रहेगा, देखिए जैसे इस रूप में रहेगा तब। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, याद हो गया। चलिए अब हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, जो हम लोग को युग्म के पढ़ना, क्या युग्म पे बात करना है। तो लेट न करते हम लोग उसको पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से। चलिए तो अब हम लोग दो चर वाले कितने, तो अब हम लोग यहां से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें। युग्म के मतलब जोड़ा होता है, कितना होता है? जोड़ा। और जो मैंने पीछे बात किया था उसमें समीकरण केवल एक लिए थे, अब इस समीकरण डबल हो जाएगा। जोड़ा का मतलब डबल होता है भैया, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा शुरू से अंतिम तक, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको एक भी सवाल ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं होगा, और साथ साथ में सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए के जाना पूरा। देखो यहां पे मैंने पॉइंट बनाया हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म क्या? युग्म के हलों की संख्या। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या। मैंने पीछे आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण खाली बोले थे, खाली समीकरण मतलब युग्म नहीं बोले थे, उसमें जोड़ा नहीं लगा था। तो उसमें समीकरण के हलों की संख्या अनंत होता था। कितना? अनंत। क्यों? कि जैसे जैसे x का मान रखते थे वैसे वैसे y का मान अलग अलग आते जाता था, इसलिए उसमें अनंत बार कर सकते थे, होगा। लेकिन यहां पे मैंने बोला हूं भैया युग्म। क्या बोला? युग्म कहने से मेरा पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया, ठीक है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो यहां पे मैंने दो समीकरण लिए। तो कौन समीकरण लिए? देखिए a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0। पहला समीकरण को मैंने a1 b1 c1 लगा दिया चिन्हने के लिए। दूसरा समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0। दूसरा समीकरण को मैंने 2 लगा दिया पहचानने के लिए, a1 b1 c1 में पहिलका को। यहां पे मैंने लिखा हूं एक बात कि a1 और b1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि a1 का भी मान 0 नहीं होगा और b1 का भी मान कभी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर दो चर वाला समीकरण नहीं बनेगा। इसी प्रकार a2 और b2 का भी मान कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 करेंगे तो इसमें भी समीकरण नहीं बन पाएगा दो चर वाला। इसीलिए इतना मैंने कंडीशन लगा दिया। और यहां a1 b1 c1 या a2 b2 c2 जो होगा भैया वो वास्तविक संख्या होगा, यानी कि परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए अब यहां पे मैंने बोला था फिर कि हलों की संख्या, इसी को हम लोग को जानने के लिए मैंने 3 डाटा बनाया। कितना डाटा बनाया? 3 डाटा बनाया। अगर मैंने युग्म में नहीं बोलता, केवल रैखिक समीकरण बोलता तो उसके हलों की संख्या तो अनंत होता, लेकिन यहां पे युग्म में बोलने से कंडीशन बदल गया, और इसको जो हल की संख्या होता है कितना होता है उसको मैंने बारी बारी से यहां से बताऊंगा। तो इसका टोटल कंडीशन भैया 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3 कंडीशन होते हैं, और उसी को मैं बात करूंगा। तो देखिए पहला कंडीशन, एक नंबर क्या कहा था इसको समझिए। अगर a1 बटे a2, a1 बटे, देखिए दोनों समीकरण को जोड़ा में लेना है हमेशा, है ना। दो समीकरण देगा और आपको यहां से हल करना होगा। तो अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा, बराबर को मैंने यहां पे काटा है, नहीं होगा b1 बटे b2, तो इस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन होते हैं उसको समझिए। अगर a1 मतलब x का गुणांक पहला समीकरण से, तो दूसरा समीकरण से भी x का गुणांक लेना है। अगर पहला समीकरण से y का गुणांक, तो दूसरा समीकरण से भी y का गुणांक लेना है। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं होवे b1 बटे b2, तो क्या होता है? तो देखिए अद्वितीय हल होता है। क्या होता है भैया? अद्वितीय हल। अद्वितीय कहने का मतलब क्या होता है? देखिए एक हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे,
अद्वितीय के मतलब कि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। अद्वितीय का मतलब एक का बोध करता है। कितना का? एक। नहीं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, उसको हम लोग अद्वितीय कहते हैं हिंदी में। तो यहां पे मैंने लिखा अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब एक होता है, एक के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो यहां पे मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया कि एक हल। कितना हल भैया? एक हल। अद्वितीय हल कहिए या एक हल। अच्छा, और फिर क्या होता है? इसी कंडीशन को हम लोग संगत कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत। क्या कहेंगे? संगत। और इसको जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ में जो हम लोग का कंडीशन होता है उसको हम लोग प्रतिच्छेदी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब कि दो रेखा एक दूसरे को काटती है। जैसे मैं बता देता हूं प्रतिच्छेदी के एग्जांपल। कैंची देखे हैं? कैंची एक दूसरे को बीच में नट बोल्ट से कसे रहते हैं तो प्रतिच्छेदी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी। हम इसको ग्राफ से समझेंगे कि कैसे होगा। देखिए, इसको मैंने ग्राफ यहां आपको बता के समझा देता हूं। देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि y अक्ष है, इधर x अक्ष है। यहाँ पे हो गया y, ये हो गया y, यहाँ पे हो गया y डैश, इधर हो गया x और इधर हो गया x डैश। इस x y पे कैसे प्रतिच्छेद करेगा उसको समझिए। मान लीजिए कि एक समीकरण ऐसे गया और एक समीकरण यहां से मैंने मान लेता हूं कि ऐसे कट कर गया। देखिए यहां पे ऐसे कट कर गया, तो दोनों के एक बिंदु पर जहां कट करेगा ना, इसी बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। मतलब दो समीकरण जो यहां पे दिया है और ये दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी। अच्छा, काटेगा कब? जब दोनों मिलेगा। जब मिलेगा तो प्रतिच्छेदी काटेगा, अगर नहीं मिलेगा तो प्रतिच्छेदी नहीं कहेंगे। तो देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, तो अद्वितीय हल कहेंगे या एक हल कह दीजिए। या जब हल होगा भैया, हल होगा तो उसको हम लोग संगत कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत। अगर हल होगा, एक हल होवे कि दो हल कि तीन हल कि मानो कुछ भी होवे, मानो हल होगा, तो हल होगा तो संगत होगा, हमेशा याद रखना है। और जब ई कंडीशन रहेगा तो प्रतिच्छेदी का ग्राफ देखिए लेंगे। प्रतिच्छेदी का ग्राफ कैसा बनता है? क्लियर। आइए दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। दूसरा पॉइंट कहता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मतलब कि तीनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए भाई। तीनों कंडीशन में बराबर, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 तीनों बराबर रहेगा। तो इसमें भैया हलों की संख्या अनंत हल होते हैं। अनंत हल होते हैं। और अनंत हल के गांव नाम है अनेक हल। कितना हल? एक हल भी उसको कहते हैं। कितना? एक हल, सॉरी अनेक हल कहते हैं। अनंत हल बोलिए या अनेक हल बोलिए। और जब हल होगा भैया, क्या हल होगा तो इसको संगत भी कहेंगे। मैंने आपको यहां पे भी समझाया था। एक हल होगा तैयो संगत, अनेक हल होगा तैयो संगत। मतलब कि हल होगा तो हमेशा संगत होता है। क्लियर। तो यहां पे मैंने संगत लिख दिया। अब यहां पे मैंने देखिए तीनों का मान जब बराबर होगा तो हम लोग उसको समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती। समपाती क्या होता है भाई? ये आया ना, समझाते हैं मैं आपको। समपाती उसको कहेंगे भाई जी कि देखिए घड़ी जो घूमती है ना, घड़ी में जो सुइयां, देखिए उसमें एक सेकेंड वाला सुई होता है, एक मिनट वाला सुई होता है, एक घंटा वाला सुई होता है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं घड़ी में कि घंटा वाला सुई पे मिनट की सुई घूमते घूमते कभी एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं जब घड़ी की सुइयां, है ना जी, एक बिंदु पर। तो उसी को हम लोग भैया समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब कि कोई वस्तु, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता दूं कि देखिए यहां पे मैं मार्कर लिया, एक और मार्कर यहां पे मैंने लिया, तो देखिए अभी ये एक दूसरे के संपाती नहीं है। अगर ऐसे हो जाएगा ना, एक दूसरे के काटेगा, देखिए ऐसे, तो उसको कहते थे प्रतिच्छेदी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक दूसरे के मार्कर यहां जो है एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ है, देखिए एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि एक दूसरे को कितना बिंदु पर, तो अलग अलग बिंदु पर नहीं भैया, सब एक बिंदु पर ही मिल रहा है, इसी को संपाती कहते हैं। देखिए ये सट गया जाके दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, इसी को हम लोग संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। तो क्लियर। इसका ग्राफ कैसा होगा उसको समझिए। यहां इसका जो ग्राफ होगा ऐसे, देखिए यहां पे मैं बता देता हूं, x यहां पे y, इसका ग्राफ जो होगा ना देखिए ऐसे होगा, एक दूसरे के ऊपर, देखिए
एक दूसरे के ऊपर, मैंने इसी पे मोटा करके बता देता हूं। देखिए एक दूसरे के ऊपर मैंने यहां पे तीर मार दे रहा हूं थोड़ा सा पीछे करके, एक मानो ग्राफ जो होगा ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ल रहेगा, इसी को हम लोग भैया समपाती कहेंगे। क्या कहेंगे? समपाती। तो दूसरा क्लियर हुआ। मैं आपको तीसरा समझाने का प्रयास करता हूं। तीसरा टॉपिक क्या है? A1 बटे A2 बराबर रहेगा B1 बटे B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2। एगो बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा, एगो बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा। इसको हम लोग लिखे हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। एक अब जब एगो बराबर होगा A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं होगा तो संगत होगा ना जी ना। जब हल होता है तब संगत होता है, चाहे एक हल होवे चाहे अनेक हल होगा, एक हल होगा चाहे अनेक हल होगा, तब तो भैया संगत संगत। लेकिन यहां पे बोला कि कोई हल नहीं, तब कोई हल नहीं तो इसको हम लोग असंगत बोलेंगे। क्या? असंगत। संगत नहीं, असंगत। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसको हम लोग समांतर कहेंगे। समांतर किससे कहते हैं? तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ट्रेन की पटरी देखे हैं, एक दूसरे को कभी मिलती है नहीं। बोलिए, ट्रेन को पटरी देखे हैं, एकदम बराबर दूरी पर जाएगी, कहीं काटेगी नहीं, उसी को समानांतर कहते हैं। जैसे कि देखिए मार्कर यहाँ पे मैं जो अभी मार्कर लिया हूं, देखिए ये साटा भी नहीं है, एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है। यहाँ पे काटेगा इसे तो प्रतिच्छेदी, ऐसे का ग्राफ होगा तो प्रतिच्छेदी, ऐसे साटा हुआ रहेगा तो संपाती। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर है, देखिए ऐसे जाएगा तो दोनों और इन्हें जाएगा तो दोनों, है ना जी। ऊपर एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं और बराबर दूरी से आएगा जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? जैसे मैं आपको ट्रेन की पटरी की एग्जाम्पल दे सकता हूं, ठीक है। हाँ, इसको पे देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है। देखिए ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, इससे हो गया वाई डैश, ई हो गया वाई एक्स, एक्स डैश। इसके ग्राफ ऐसे होंगे। देखिए ए एक रेखा जो है ना दोनों समीकरण का, एक दूसरे को भैया कभी काटेगा नहीं, और नहीं काटेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं समांतर। क्या कहेंगे? समांतर। तो ग्राफ से ही मैंने आपको समझा दिया। और जब एक दूसरे के ऊपर रेखा तो संपाती, जब दोनों रेखा काटेगा एक बिंदु पर काटेगा तो प्रतिच्छेदी, और संपाती में अनेक बिंदु कटते हैं अनेकों बार, इसीलिए हम लोग इसको अनंत हल कहते हैं। इतना ऑब्जेक्टिव, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव को हिला के रख दूंगा। चले आगे बढ़े, ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग करते हैं। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन एक बार मार लीजिए भैया साहब, क्योंकि आपको काम आएगा। ठीक है, मार लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिएगा एकदम। आ जाइए क्वेश्चन पे एकदम दबा के, और उसको ठोकते हैं क्वेश्चन के, कैसे टेढ़ा है सीधा है करते हैं हम लोग। आइए देखिए सवाल कैसा कैसा है। पहला सवाल आया हम लोग के सामने कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। चर की घात की संख्या होती है। देखिए रैखिक समीकरण में चर की जो भैया घात होता है इतना एक होता है। कैसे? क्योंकि चर रैखिक समीकरण का मतलब, रैखिक का मतलब एक घातीय, मैंने आपको बहुपद में भी बताया था। रैखिक समीकरण कहने का मतलब कि एक घात वाला को ही तो रैखिक समीकरण का नाम है। एक घातीय बोले या रैखिक घात बोले। तो देखिए रैखिक समीकरण में चर के घातों की, जैसे कि देखिए एग्जांपल, ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0। यहां पे दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला, और ये रैखिक भी है क्योंकि x का घात यहां पे 1 है, y का घात 1 है। तो इसमें एक कौन वाला ऑप्शन है? तो मेरा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसमें ए क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर 1 दिया है। क्योंकि रैखिक समीकरण में चर राशि के घात हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन पहला क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि k के जगह पर k के किस मान के लिए समीकरण कितना समीकरण? तो 3x माइनस के वाई माइनस के 8। देखिए k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस के वाई बराबर माइनस का 8 तथा 6x माइनस के वाई माइनस के 16 संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। भैया क्या? संपाती के मतलब मैंने आपको बताया था। संपाती के मतलब मैंने आपको बताया था क्या? तो संपाती के मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे पे सटल रहेगा। अगर आप क्या एक दूसरे के सटल रहेगा, और इस जब सटेगा तो अनंत बिंदु मिलेंगे तो अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल होने
सॉरी अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो चलिए ना हल करते हैं। देखिए यहां पे जो समीकरण दिया है कै गो, दो गो, ये हो गया पहला समीकरण, ये दूसरा। तो यहां से a1 a2 के मान लिखिए पहले, किसका, a1 बटे a2 का मान। तो देखिए पहले जो होता है कॉन्सेप्ट उसको लिख लीजिए। फार्मूला होता है संपाती के प्रदर्शित करेगा संपाती रेखा को, तो फार्मूला होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यही ना होता है जी, तीनों बराबर होगा मान। तो कैसे लिखेंगे a1 और b1 और c1 के मान और a2 b2 c2। तो देखिए ये पहला समीकरण है, तो a1 मान यहां हो जाएगा और y के यहाँ पे कुछ होना है भैया, तो y के कुछ नहीं तो एक छिपल है, तो हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1 और समीकरण 2 वाला के कहेंगे a2 और यहाँ से y के गुणांक हो जाएगा b2 और यहाँ से हो जाएगा c2। कौन चीज c2। तो a1 के मान कितना 3, तो a1 के जगह पर रख दो 3 बटे a2 का मान 6, तो 6 बराबर b1 के मान कितना, तो b1 के मान -1 चिन्ह के साथ रखना, तो -1, b2 के मान माइनस के, तो माइनस के बराबर c1 के मान -8 और c2 के मान भैया -16, c2 के मान -16। देखिए अब यहां पे 3 कंडीशन है ना, चाहे तो आप देखिए इन दोनों को लेके भी के का मान निकाल सकते हैं। हम सवाल में के का मान पूछ रहा है, किसका, के के जगह पर क्या रखें, के के जगह पर क्या रख देंगे कि संपाती हो जाएगा, मानो तीनों बराबर हो जाएगा। तो बोलिए इसको भी लेके हल कर सकते हैं या इसको और इसको भी लेके एक साथ हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 3/6 है, तो 3/6 बराबर इन्हें कितना -1 बटे के। तो इन दोनों को भी हल कीजिएगा तो के का मान आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, के से 3 में गुना कीजिएगा, के से 3 में तो हो जाएगा 3k और 6 से 1 में कीजिएगा तो 6, तो के बराबर कितना होगा, तो 3 है, के जोड़े गुना में जाएगा भागा में, तो 6/3 और 3 दूनी 6, इसलिए भाई के का मान 2 आ गया मेरा राइट आंसर, के का मान 2 आ गया। इसको भी लेके देखिए इन दोनों के हल कर लीजिए या तो इन दोनों के भी हल कीजिएगा तो ये बनेगा। दिखा देते हैं तो कैसे होगा देख लीजिए, -1 बटे में के बराबर -8 और -16, इसमें भी माइनस खत्म, ऊपरी नीचे। अब गुना कर लीजिए तिरछा तिरछी, तो के से 8 में गुना कीजिएगा तो 8 के बराबर और 16 से 1 में कीजिएगा तो 16, 8 जोड़े के जोड़े 8 गुना में जाएगा भागा में, तो 16/8, 8 दूनी 16, यहां से तो भी के का मान 2 आ गया। तो देखिए आपको दोनों कंडीशन परीक्षा में नहीं हल करना है, मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन यहां पे एक बार आप इसको भी लेके हल कर सकते थे, आंसर हो जाएगा, या तो आप इसको भी लेके हल किए तो के का मान 2 आ। ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 2 होगा के का मान, के जगह पर 2 रख दीजिए और ये संपाती हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो क्वेश्चन 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, आप इसको उतार भी सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दो चर कौन कौन था, x, y में रैखिक समीकरण, तो कितना ax प्लस के b y प्लस के c बराबर 0 के वास्तविक संख्या, कौन संख्या, वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे। मैंने आपको पहले के कॉन्सेप्ट समझाया था और देखिए ना पहले के कॉन्सेप्ट से सवालिया पूछ दिया। क्या बोले थे कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण, ये वाला समीकरण जो होता है उसमें हलों की संख्या कितना होता है, हलों की, जहां की a b c कुछ होगा जी वास्तविक संख्या के, तो कितने हल होंगे। तो मैंने आपको तो बताया था ना नोट में, अनगिनत होता है, क्या अनगिनत। तो देखिए ना अनगिनत कौन ऑप्शन में है, एक होगा गलत बात, 2 होगा गलत, अनगिनत बोले हैं, 3 नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ना। अनगिनत रहता तो अनगिनत मारते या अनेक मारते, लेकिन कोई ऑप्शन है, कोई नहीं, तो कोई नहीं वाला ठोक दिए, कोई दिक्कत। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहिए, रैखिक समीकरण युग में कितना 5x प्लस के 2y बराबर में 16 एवं 7x माइनस के 4y बराबर में 2, 7x माइनस के 4y बराबर में 2 के हल हैं। तो क्या है, कहने का मतलब कि ये x और y के जगह देखिए x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 1 y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3, मतलब x और y के मान इनमें से कौन होगा, चारों
ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो कि इस समीकरण दोनों को संतुष्ट करता है, मानो बराबर करता है, संतुष्ट करता है, मानो दोनों, मानो x का मान इसमें भी रखें और y का मान इसमें भी रखें, तो इसमें भी हल करेंगे तो 16 आना चाहिए। वही मानवा को अगर इस समीकरण में भी रखेंगे तो बराबर में 2 आना चाहिए। इसका कहने का मतलब a है। तो देखिए ना, हम लोग यहां से जो x y के मान दिया है ना, तो हम लोग ऑप्शन में से चेक कर लेंगे, से ऑप्शन में से अगर दोनों समीकरण को भैया आप हल करके प्रतिस्थापन या विलोपन या वर्गगुणन से हल कीजिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा समय। इसलिए जब ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन वाला रख रख के चेक कर लेंगे। तो पहले हम लोग पहले के ऑप्शन रखिए, x पहले समीकरण लिखिए, कितना है 5x प्लस के 2y बराबर में 16 और दूसरा है 7x माइनस के 4y बराबर में 2। तो x पहले का ऑप्शन रखिए, तो x के मान 2, पहले का ऑप्शन का मान रख रहे हैं, x के मान 2 रखिए, x के जगह पर 2 प्लस 2 गुने y के मान 3 रख दीजिए बराबर में 16। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 और 6 कितना 16 बराबर 16। ये तो संतुष्ट कर गया। अब यही मानवा एकरा में रखिए, अगर संतुष्ट कर देगा तो यही मान हो जाएगा। x के मान 2 रखिए, 7 x के जगह पर 2 माइनस 4 y के जगह पर 3, तो 3 रख दीजिए बराबर में 2। 7 दूनी 14 माइनस माइनस की चिन्ह है, 4 3 12 बराबर 2, 14 में से 12 गया 2 बराबर में 2। तो देखिए ना, ई वाला जो मानवा पहला ऑप्शन है ना, x बराबर 2 y बराबर 3, इहो समीकरण में संतुष्ट कर रहा है। देखिए दोनों का मान बराबर है और यही मानवा इस समीकरण में भी रखे दूसरा का में, तो भी दोनों करे बराबर। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट। अगर ये वाला ना होता ना तो बी वाला एक बार रख के देखते हैं, एक बार सी वाला रख लेते हैं, एक बार डी वाला। तो मैं आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूं, अगर पहला ऑप्शन देखिए गणित में ज्यादातर चांस हो तो उसको मैं बता रहा हूं, अगर पहला ऑप्शन से ना होगा तो आप डायरेक्ट डी वाला फिर रखिए। कौन वाला? डी वाला रखने का कोशिश कीजिएगा। ज्यादा ए और डी ही होता मैथ के, मतलब ज्यादा तक हम लोग हल किए तो देखे हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कभी हंसना है तो कभी रोना है और जीवन का यही दुख सुख का संगम है। चलो दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 गर्दा हो जाएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं तो इस कॉन्सेप्ट को मैं अप्लाई करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि समीकरण, रैखिक समीकरण युग में, रैखिक समीकरण युग में 2x प्लस के 3y बराबर में 5 एवं 4x प्लस के 6y बराबर में 15 के कितने हल होंगे, कि कितने हल होंगे। हलों की संख्या मैंने बताया है ना कॉन्सेप्ट, उसी को हल कीजिए। तो बोलिए तो भाई, a1 का मान कितना 2, b1 का मान 3, c1 का मान 5, a2 का मान 4, b2 का मान 6 और c2। देखिए आपको अलग से लिखने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, उसी पे मैं आपको दर्शा के बताता हूं। देखिए ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, यहां हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। तो रखिए ना कैसे कैसे कितना मान आता है, अनुपात निकाल लीजिए। तो बोलिए a1 बटे a2 कितना है, a1 का मान 2 और a2 का मान 4, तो काटिए 2 दूनी 4, तो 1 बटे 2 आ गया भैया, 1 बटे 2। अब निकालिए तो b1 बटे b2, तब ना पता चलेगा अनुपात से कि क्या होगा कंडीशन। बोलिए तो b1 बटे b2, तो b1 का मान है 3 और b2 का मान 6, तो 3 दूनी 6 कट गया, 1 बटे 2। c1 बटे c2 निकाल लीजिए, c1 बटे c2, c1 के मान 5 और c2 का मान 15, तो 5 दिया 15 ऊपर 1, तो 1 बटे 3। देखिए तो a1 बटे b2 1 बटे 2 और b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 और c1 बटे c2 1 बटे 3 आ गया। 2 गो बराबर हुआ और 1 गो बराबर नहीं हो रहा है। तो देखिए 1 बटे 2 बराबर है 1 बटे 2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, सॉरी c1 बटे c2 बोल दिए। 1 बटे 3 के बराबर ना होगा, इन्हीं दोनों बराबर है, लेकिन ई इसके साथ बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन को मैंने बताया था। क्या कंडीशन बताया था देख लीजिए थोड़ा सा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। तो मैंने बोला था कि कोई हल नहीं। तो बोलिए कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में अद्वितीय, गलत बात। बी में 3 हल, गलत। अनगिनत हल, नहीं भाई कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। मजा आएगा ना, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 की ओर चलते हैं।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है भैया, मैंने बताया था ना संगत है, तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। पहला ऑप्शन समांतर, बी में हमेशा प्रतिच्छेदी, और सी में हमेशा समपाती बोला है, और डी में प्रतिच्छेदी या समपाती। मैंने आपको बताया था कि जब हल होगा तब संगत, और जब हल न होगा तो असंगत। कोई हल नहीं तो असंगत, और जब हल होगा तो संगत। तो समझिए, संगत बोला है तो समांतर होता है कब? समांतर होता है तब जब दोनों एक दूसरे को काटबे नहीं करेगा कहीं, तो उसका कोई हल नहीं, तो होगा पहला ऑप्शन। बिल्कुल गलत हो गया कि ना। हमेशा प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी माने एक है, एक जगह कटेगा। अच्छा, और हमेशा संपाती माने सभी बिंदु पर एक दूसरे को मिलेगा, तो वो भी नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा जी। हमेशा प्रतिच्छेदी भी नहीं होगा, हमेशा संपाती भी नहीं होगा। देखिए, प्रतिच्छेदी भी होगा, संपाती भी होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में हल होते हैं और दोनों कंडीशन में होते हैं संगत। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों होता है, प्रतिच्छेदी होता है, संपाती होता है। प्रतिच्छेदी में एक बिंदु पर काटेगा, संपाती में अनेक बिंदु पर काटेगा। तो हल की संख्या होता है, हल होगा तो संगत भी होगा, जब कोई हल नहीं तो असंगत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या प्रतिच्छेदी होगा, एक दूसरे को काटेगा कितना बिंदु पर भैया? एक बिंदु पर। तो हलों की संख्या सिर्फ एक होगा, एक से न कम और न एक से ज्यादा होगा। कब? जब आलेख प्रतिच्छेदी होगा, मतलब आलेख ऐसे काटेगा तो कै गो बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो पहला ऑप्शन सिर्फ एक। मजा आ गया, ए सिर्फ एक आंसर, पहले सिर्फ एक हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए राइट। क्लियर। तो क्वेश्चन 6-7 हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 8-9 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि समीकरण निकाय 6x माइनस के 2y प्लस के 9। क्या इतना समीकरण है? 6x माइनस के 2y प्लस के 9 बराबर 0 और 3x माइनस के y प्लस के 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। जो देखिए दो गो समीकरण दिया है, कहता कि इन दोनों समीकरण को जब हम हल करेंगे तो कैसा आलेख बनेगा। देखिए, पहला में संपाती होगा, बी में समांतर, सी में केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करेगा और डी में ए नो टी मतलब कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इस समीकरण को देखिए, a1 का मान कितना हो जाएगा? 6, तो 6 लिख देंगे। na से a2 का मान 3, ऐसे लिखते चलिए, ठीक है। हाँ, इसका अनुपात कितना होगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 आ गया। b1 b2 निकालिए, तो b1 b2 निकालिए तो b1 के मान माइनस के 2 और b2 का मान माइनस के 1। इसको हल कीजिए तो माइनस से माइनस खत्म, 1 दूनी 2, इसका भी मान 2 आ गया, है ना। ये किसका? तो a1 बटे a2 का मान, ये किसका? तो b1 बटे b2 का मान आ गया। एक बार निकाल लीजिए c1 बटे c2 का मान, पता चल जाएगा। c1 है 9 और इनसे c2 है 12, तो कट रहा है दोनों, 3 तिया 9 4 तिया 12। c1 बटे c2 का मान भैया 3/4 आ गया। देखिए a1 बटे a2 बराबर हो जा रहा है b1 बटे b2, क्योंकि इसका भी मान दो इसका भी मान दो, तो b1 बटे b2 के बराबर हो गया। लेकिन बराबर नहीं हो रहा है c1 बटे c2, क्योंकि 3/4 आ रहा है। c1 बटे c2 3/4, तो एगो बराबर होता है a1 बटे a2 b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं हो रहा c1 बटे c2। तो इसका हलों की संख्या कैसा होता है ग्राफ आलेख में? तो समांतर, मानो कभी कोई हल नहीं होगा, तो इसका होता है उत्तर समांतर कहेंगे। तो कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी राइट। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन 8 समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि यदि 3x माइनस के y बराबर 5, 3x माइनस y बराबर 5 तथा 6x माइनस के 2y बराबर में के कोई हल ना हो। भैया क्या कंडीशन दिया है कि के कोई हल ना हो, तो के मतलब क्या कि के जगह पर देखिए के बराबर 0, कि के बराबर नॉट इक्वल टू 0, कि के बराबर नॉट इक्वल टू 10 होगा, कि के बराबर -10 होगा। कहने का मतलब कि कोई हल ना हो, कोई हल ना होगा कब? मतलब कि के का मान बताना कि के का मान कितना रखें कि कोई हल नहीं होगा। तो चलिए ना, कोई हल ना के कंडीशन क्या होता है बोलिए? कोई
हल ना हो, तब कोई हल ना हो यानी कि समानांतर होगा तो अगर कंडीशन का होता है a1 बटे a2 बराबर में होता है b1 बटे b2 और बराबर में नहीं होता है c1 बटे c2। तो बोलिए ना a1 के मान कितना 3, यहां से a2 का मान कितना 6। ऐसे रखना आपको सवाल में परीक्षा में के टाइम भी, इन कि उतार के उससे ज्यादा टाइम लगेगा। यहां से y के गुणांक पूछना तो 1 है तो b1 के मान हो जाएगा -1, b2 का मान कितना तो यहां से -2 हो जाएगा, बराबर नहीं है c1 के मान 5 और c2 का मान k। तो हमको k के ना मान निकालना है जी, किसका तो हमको k का मान निकालना है। तो कह रहा कि कोई हल ना हो तो k के जगह पर कितना रखेंगे कि कोई हल नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको ले लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए यहां से, ठीक है। इसको हल कीजिए तो इसको हल कीजिएगा तो k से -1 में गुना कीजिएगा तो माइनस के समझिए, k से तिरछा गुना कर रहे हैं, k से -1 में करेंगे तो -k बराबर और इन्हें -2 प्लस तब हो जाएगा -10 और बीचों में बराबर के कोची कर ले काट देले है, बीचों में बराबर के काट ले तो हम काट दिए। अगर इसको लेंगे तो k का तो मान आ जाएगा उसको, लेकिन हम इसको लिए हैं क्योंकि k का मान कितना होगा जो हल ना हो। तो इधरो माइनस तो k नॉट इक्वल टू 10, मतलब कि k बराबर नहीं रखेंगे 10, k बराबर नहीं रखेंगे 10। अगर k के जगह पर 10 नहीं रखेंगे ना तो जाके कोई हल नहीं होगा। अगर k के मान भैया 10 रख दीजिएगा तो फिर हल हो जाएगा, यानी कि k बराबर 10 नहीं लेना है, यही इसका अर्थ निकला। तो कौन ऑप्शन k नॉट इक्वल टू 10 कौन में है? ऑप्शन नंबर, ये तो 0 है, ये भी 0 है, k बराबर नॉट इक्वल टू 10 ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। समझ में आया? हाँ, क्योंकि बोला था कि कोई हल ना हो तो कितना k के मान रखें तो k बराबर 10 नहीं लेना होगा तबे कोई हल ना होगा। ठीक है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। मैंने बोला था कि जब हल होगा तो संगत चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, जब कोई हल ना हो तो कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? कोई हल ना होगा तो असंगत। तो बताइए ना, समांतर में पहला ऑप्शन कितना समांतर, बी में अच्छा समांतर में ना होता है जी कोई हल नहीं, तो मेरा पहले के ऑप्शन सही हो गया भैया, मेरा पहले ऑप्शन सही हो गया, समांतर के तब कोई हल नहीं। अच्छा, हमेशा संपाती होगा तो उसमें हल अनेक हल होते हैं, और हमेशा प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल होते हैं, और डी में देला कि प्रतिच्छेदी अथवा संपाती, तो इसका तो मान हो जाएगा संगत, और हमको दिया था कौची असंगत, तो कौन हो जाएगा समांतर हो जाएगा, यानी कि कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 10 को कर लिए, क्वेश्चन 10 कर लिए। अब क्वेश्चन और 10 को मैं छांट के अब दूसरा वीडियो यानी क्लास 1 हो जाएगा, क्लास 2 में लेके आ जाऊंगा और आपको एकदम पूरा निचोड़ कर देना है इसमें। ठीक है? तो चलिए, अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगता है भाई साहब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है? हाँ, और दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है? क्योंकि हम लोग को बिहार नंबर में एकदम इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी लेके आऊंगा, छोड़ना नहीं है। मैथ में 100 में 100 लाने का टारगेट है। ठीक है? चलिए आगे करते हैं, अब इतने छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।